वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से यूरोपीय सोसाइटी 3 प्रकार के विचारधाराओं वाले लोग से बने थे, जिनमें पहले स्थान पे एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास के लोग थे, जिनमें एरिस्टोक्रेसी का समाज पे ज़्यादा दबदबा था और न्यू मिडिल क्लास के लोग जो थे उनमें पढ़े लिखे, एजुकेटेड और व्यापारी और भी विभिन्न प्रकार के वर्गों के लोग थे, जो कि चाहते थे कि मार्केट को स्टेट के कंट्रोल से मुक्त रखा जाए, यानी आज़ाद रखा जाए, जिससे कि नेशनलिज्म और आइडिया ऑफ नेशन स्टेट के विचार को मजबूती मिले। और आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि कंजर्वेटिज्म, जो कि रूढ़िवादी सोच वाले लोग थे, वो चाहते थे कि पुरानी परंपराओं, रीति रिवाजों को और पुराने इंस्टीट्यूशंस जो भी थे उस समय के, यानी राजतंत्र के समर्थक थे ये लोग चाहते थे कि पुरानी रीति रिवाजों को एक तरह अचानक से ख़त्म नहीं किया जाए, बल्कि जो भी बदलाव हो वो धीरे धीरे हो, विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे चले। ये लोग अचानक चेंजेज के पक्ष में नहीं थे। तो आइए इस टॉपिक में हम लोग इस बात को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सुपर स्टडी क्लासेस को और बेल आइकन को दबाइए ढेर सारे एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद समुदाय का जन्म हुआ। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय गवर्नमेंट कंजर्वेटिव फीलिंग से प्रेरित थी, क्योंकि कंजर्वेटिव मानते थे कि स्टेट्स और सोसाइटी की स्थापित ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स, पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक उच्च नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। क्योंकि कंजर्वेटिव्स हमेशा मोनार्की सिस्टम को सपोर्ट करते थे, क्योंकि कंजर्वेटिव्स अपने फायदे को देखते थे, उन्हें समाज के अन्य लोगों से कोई लेना देना नहीं था, वो बाकी के सोसाइटी के लोगों को दबाकर रखना चाहते थे। इसलिए ये लोग कंजर्वेटिव्स हमेशा एब्सोल्यूट मोनार्क को सपोर्ट करते थे, एब्सोल्यूट मोनार्क को सपोर्ट करते थे। फिर भी अधिकांश रूढ़िवादी या कंजर्वेटिव लोग रिवॉल्यूशन से पहले वाली दौर में, यानी निरंकुश राजतांत्रिक व्यवस्था नहीं चाहते थे। नेपोलियन के द्वारा शुरू किए गए चेंजेस से उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण या मॉडर्नाइजेशन राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। वह स्टेट के पावर को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। यानी जैसे कि नेपोलियन ने मॉडर्न तरीके से क्या किया, इनडायरेक्ट मोनार्की सिस्टम को ही सपोर्ट किया, लेकिन उसने एक सिस्टमेटिक मेजरमेंट्स और बेट्स की प्रणाली अपनाई और लोगों को समान अधिकार दिया, जिससे क्या हुआ कि लोग उसको सपोर्ट किए। तो उसी तरह से ये कंजर्वेटिव समझ रहे थे कि जिस तरह नेपोलियन ने ये सुधार सारे किए हैं, उससे ये इस राजतंत्र को और भी मजबूती मिलेगा। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व यानी बंधुआ मजदूरी की समाप्ति यूरोप के एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की को शक्ति प्रदान कर सकते थे। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों, जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, के प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेटिव यूरोप के लिए एक समझौता यानी ट्रीटी तैयार करने के लिए वियना में एकत्रित हुए, जिसे वियना सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इस मीटिंग की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की थी। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि यानी ट्रीटी ऑफ वियना तैयार की, जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान खत्म किए गए बुर्बो वंश यानी बर्बन डायनेस्टी को फिर से स्थापित किया गया और फ्रांस ने उन एरियाज को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। अतः नॉर्थ में नीदरलैंड्स का राज्य स्थापित किया गया, जिसमें बेल्जियम इंक्लूड था, और साउथ में पिडमॉन्ट में जेनेवा जोड़ दिया गया।
प्रसा को वेस्टर्न सीमाओं पर इंपॉर्टेंट नए एरियाज दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को नॉर्थ इटली का कंट्रोल दिया गया। मगर नेपोलियन 39 स्टेट का जो जर्मन मल्टी यूनियन स्थापित किया गया था उसे बरकरार रखा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक पार्ट दिया गया, जबकि प्रसा को सक्सेनी का एक पार्ट दिया गया। इन सब का मुख्य उद्देश्य उन मोनार्की सिस्टम को बहाल करना था जिन्हें नेपोलियन ने भंग कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी या कंजर्वेटिव सिस्टम को लागू करने का लक्ष्य भी था। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी। वे आलोचनाएं या क्रिटिसिज्म और असहमति सहन नहीं कर सकती थी। यानी रूढ़िवादी शासन व्यवस्था जो थी वो किसी भी प्रकार की आलोचना या क्रिटिसिज्म और असहमति बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। यानी वो पब्लिक का विरोध बिल्कुल नहीं सुनना चाहती थी या उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी पहले की तरह, जिस तरह से लुई 16 के समय में पब्लिक के अधिकारों को कुचल दिया गया था और उन पर जबरदस्ती शासन किया जा रहा था, ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था फिर से लागू की जाए जिसमें कमजोर वर्ग के लोग अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सके। और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश यानी एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट की वैलिडिटी पर सवाल उठाती थी। ज्यादातर गवर्नमेंट्स ने सेंसरशिप के नियम को बनाए रखा, जिनका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों, गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। कहने का मतलब यहाँ यह है कि कंजर्वेटिव्स चाहते थे कि प्रेस पे सेंसरशिप लागू रखा जाए, यानी प्रेस को किसी भी प्रकार की आज़ादी नहीं दी जाए ताकि लोगों तक राजतंत्र की जो कमियां हैं, जो बुराइयां हैं वो नहीं पहुंचे और पब्लिक के मन में आज़ादी या मुक्ति का विचार नहीं आए। लेकिन फिर भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की यादें लिबरल्स को लगातार इंस्पायर कर रही थी। नई कंजर्वेटिव सिस्टम के आलोचक लिबरल नेशनलिस्ट द्वारा उठाए गए एक मुख्य मुद्दा या इशू था प्रेस की आज़ादी। और ये जो मिडिल क्लास के थे उदारवादी, वो चाहते थे, उदारवादी राष्ट्रवाद जो थे ये लोग चाहते थे कि प्रेस को आज़ादी मिले ताकि वो नेशनलिस्ट की जो भावना, नेशनलिज्म की भावना और आइडिया ऑफ नेशन स्टेट की भावना को पूरे यूरोप में फैला सके। इसलिए वो लोग प्रेस की आज़ादी का समर्थन कर रहे थे। द रिवॉल्यूशनरीज 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय ने अनेक लिबरल नेशनलिस्ट को अंडरग्राउंड कर दिया। कई यूरोपीय स्टेट्स में रिवॉल्यूशनरीज को ट्रेनिंग देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन बनाए गए। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन एब्सोल्यूटिस्ट व्यवस्थाओं का विरोध करना था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। यानी वियना कांग्रेस के बाद से फ्रांस में जो फिर से मोनार्की सिस्टम को स्थापित की गई थी उसका विरोध करना इन नेशनलिस्ट का मुख्य उद्देश्य था। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और स्ट्रगल करना रेडिकल्स होने के लिए जरूरी था। ज्यादातर क्रांतिकारी स्टेट नेशंस की स्थापना को आज़ादी का एक कंपलसरी पार्ट मानते थे। ऐसा ही एक व्यक्ति था इटली का रेडिकल्स गुसिप मैजिनी। उनका जन्म 1807 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था और वह कार्बोनरी के गुप्त संगठन का मेंबर बन गया। 24 साल की यंग एज में लिगोरिया में क्रांति रिवॉल्यूशन करने के लिए उसे बायकॉट कर दिया गया था। उसके बाद उसने 2 और अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। पहला था मर्सई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन स्टेट्स में समान विचार रखने वाले युवा वर्ग। मेजनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार नेशन ही इंसान की नेचुरल यूनिट थी, अतः इटली छोटे स्टेट्स और प्रोविंसेस के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता। उन सब को जोड़कर नेशंस के व्यापक गठबंधन के अंदर एक एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था।
उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए। मेजनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्र के अपने स्वप्न से मेजनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। मेटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। मेटरनिख, जो कि उस समय चांसलर था, उसने गुस्सेप मेजनी को सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन बताया, क्योंकि वो भी कंजर्वेटिव था और राजतंत्र का सपोर्टर था। तो इस तरह से आपने देखा कि कंजर्वेटिव्स ने किस तरह से नेपोलियन को हराकर फ्रांस में फिर से एक मोनार्की सिस्टम को स्थापित कर दिया। कंजर्वेटिव्स ऐसे विचारधारा के लोग थे जो कि तीव्र बदलाव नहीं चाहते थे। वो पुराने रीति रिवाजों, परंपराओं को बदलना नहीं चाहते थे, बल्कि वो तेज बदलावों की बजाय क्रमिक बदलाव यानी धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देते थे। इस फिगर में आप देख सकते हैं 1820 के आसपास बनाया गया एक अनाम चित्र है। इसके चित्रकार का नाम नहीं दिया गया है। बाईं तरफ की पट्टी पर लिखा है, आज की बैठक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमें कब तक सोचने के लिए समय दिया जाएगा। और दाईं तरफ बोर्ड पर क्लब के नियमों की सूची है, जिनमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं। पहला, इस पढ़े लिखे समाज का पहला नियम है खामोशी, यानी पढ़े लिखे लोगों को चुप रहना है, कुछ बोलना नहीं है, यानी विरोध नहीं करना है कंजर्वेटिव्स का। दूसरी, ऐसी किसी स्थिति से बचने के लिए जब इस क्लब का कोई सदस्य बोलने प्रवेश करने पर मुंह बंद रखने वाले मोहरे बांटे जाएंगे, और जो व्यक्ति चुपचाप रहेगा यानी खामोश रहेगा और इस क्लब में प्रवेश करेगा तो उसे मोहरे यानी सिक्के दिए जाएंगे। अर्थात चुपचाप सब कुछ देखते रहना है, बोलना नहीं है। ये उस समय की यूरोपीय समाज की व्यवस्था थी, जिसमें राजतंत्र के खिलाफ कोई भी व्यक्ति कुछ बोल नहीं सकता, चुपचाप मूक दर्शक बन के सिर्फ देख सकता था। ये एक व्यंग्य चित्र है, यानी इस कमेंट किया गया है, व्यंग्य किया गया है उस समय की व्यवस्था का। इस फिगर में आप देख सकते हैं गुस्सेप मेजनी के द्वारा बर्न में स्थापित 1833 में यंग यूरोप, एक गुप्त संगठन जिसकी स्थापना गुस्सेप मेजनी ने 1833 में की थी। ये एक क्रांतिकारी दल था जो मोनार्की सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहा था, नेशन स्टेट की स्थापना करना चाहता था। अब हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, और अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।